दोस्तों, बैंकर्स डायरी के इस नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड द सीक्रेट ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस। और इसके लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ मिस्टर संदीप मस्करा को, जो एक ग्रैटिट्यूड कोच है। संदीप मस्करा जी ग्रैटिट्यूड कोच के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं, जिसके अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनको कैसे उन्होंने ग्रो किया है, कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है ग्रैटिट्यूड के माध्यम से। और आज वो लोगों को इसके लिए गाइड कर रहे हैं, उनको कोच कर रहे हैं कि कैसे वो उनके ग्रोथ अलाइनमेंट फॉर्मूला को अपनाकर अपनी लाइफ को 7 स्टार बना सकते हैं। और उनकी सोसाइटी है पॉजिटिव ग्रोथ सोसाइटी, जिसमें आकर आप अपनी 7 स्टार लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज संदीप मस्करा जी हमें बताने जा रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड का हमारे जिंदगी में क्या महत्व है, और अगर हम ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो हम कैसे अपनी लाइफ को वेल्दी बना सकते हैं, अबंडेंट बना सकते हैं। चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर संदीप मस्करा का। नमस्कार। नमस्कार अनुपमा जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। और मैं चाहूंगी कि हमारे ऑडियंस को आप ग्रैटिट्यूड के महत्व के बारे में बताएं कि क्या महत्व है ग्रैटिट्यूड का। ज्यादातर लोग समझते हैं कि थैंक यू बोल देना और शुक्रिया बोल देना यही ग्रैटिट्यूड है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नजर में ग्रैटिट्यूड का असली मतलब क्या है। बिल्कुल। सबसे पहले अनुपमा जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि हाँ। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपने मुझे अ, आने का अवसर दिया। और आपके माध्यम से मैं आपके साथियों से, लोगों से और मित्रों से मिल पा रहा हूँ। इसका मैं बहुत आभारी हूँ। और वस्तुतः आम जीवन में जो हमारा जीवन है, उसमें हमारी ये धारणा होती है कि हम जब किसी व्यक्ति से या किसी स्थान पर कोई लाभ हमें मिलता है तो हम एक सिंपल अप्रिशिएशन कर देते हैं, या एक सिंपल थैंक्स कहकर अपने जिम्मेदारी का निर्वहन हो जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं हम्म। ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर। लेकिन वास्तव में ग्रैटिट्यूड जो एक शब्द है, कहने के लिए एक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है और बहुत ही डीप है। डीप डीप कहने का मतलब, जब हम अंतर हृदय से अपने आंतरिक मन के स्तर पर उस आभार की मुद्रा में आते हैं, हम्म। जहां हम उस व्यक्ति के प्रति या उस क्रिया के प्रति या उस वस्तु के प्रति अपने भीतर के अंतर भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, वैसी मानसिकता का नाम है ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ एक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, जहां हम सिर्फ एक थैंक यू कह दें, या आपने किसी का अप्रिशिएशन कर दें कि ये वस्तु बहुत सुंदर है, ये स्थान बहुत सुंदर है, या आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू। ये वर्बल कम्युनिकेशन है जो कि बहुत ही सरफेस लेवल पर होता है। लेकिन जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, ये हृदय के आंतरिक स्तर पर इंस्पायर्ड क्रिया है, जिसे हम कॉन्शियसली करते हैं। हम्म। और जब हम उस भाव को अपने अंदर जगाते हैं, तो पूरे मानसिक स्तर पर एक अंदरूनी संरचना में परिवर्तन होता है, एक हार्मोनल चेंज आता है हमारे शरीर में। हम्म। उस भावना की स्थिति का नाम है ग्रेटिट्यूड। यह आभार की भावना है। ये मन के अंदर के उठा हुआ भाव है, जहां हम किसी के प्रति श्रद्धा के साथ समर्पित होते हैं। ऐसी एक दिव्य भावना का नाम है ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। तो आप अब मैं दिल से आभार आपका व्यक्त करती हूँ कि आपने ग्रैटिट्यूड की एक्चुअल डेफिनेशन हम सबको बताई कि ग्रैटिट्यूड खाली थैंक यू बोल देना नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू को फील करना है अपने अंतर मन से, अपनी आत्मा से। और तो जब हम उस वो आत्मा उस तरह से फील करते हैं, तो कई बार बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। हम आभार में हो जाते हैं, उस ग्रैटिट्यूड बिल्कुल। भावना में हो जाते हैं, है ना। और अनुपमा जी, अब अक्सर हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमने किसी अ, जब हम ट्रेन में चढ़ने जा रहे हो, मान हम्म। लीजिए हमारा किसी ने सामान उठाया और हम्म। ट्रेन के अंदर रख दिया, तो उस वक्त हृदय से एक मन करता है कि इसने मेरी मदद की, इसलिए मुझे इसे थैंक यू कहना चाहिए। हम्म। लेकिन जब वो आप फीलिंग, जब आप अपने डीप हार्ट में उसको महसूस करके उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, तो वहाँ हम्म। एक वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन होता है। वहाँ हम्म। वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा डीप कम्युनिकेशन हम्म। होता है। हम्म। और उसी डीप कम्युनिकेशन का, उसी वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन का नाम ही है ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई बार हमारा, जैसा आपने अभी कहा कि ट्रेन में किसी ने सामान रख दिया, हमारा कोई काम कर दिया, तो कई बार हम क्या होता है उसको कुछ पैसा दे देते हैं और सोचते हैं, मतलब मन में भले ही ग्रेटिट्यूड ना फील करें, पैसा दे दिया, सोचते हैं हमने कर दिया अपना काम। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पैसा और ग्रेटिट्यूड दोनों में संबंध क्या है, या दोनों एक हो सकते हैं? मतलब ग्रेटिट्यूड की भावना के संग हमने उसको कुछ पैसा दिया, या ऐसे ही दे दिया, तो इसमें क्या होना चाहिए कि पैसा हम किसी को ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो भी तो हमें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए कि हमारे पास इतना है कि हम इसको दे पा रहे हैं, बिल्कुल। या किसी ने हमें दिया तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। तो इन दोनों का संबंध क्या है, ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अनुपमा जी। आपके इस सवाल में दो बातें खुलकर आ रही हैं। पहली हाँ। बात कि जब हम किसी से सर्विस रिसीव करते हैं हम्म। और उस सर्विस के एवज में हम कोई पेमेंट करते हैं या कोई ट्रांजेक्शन करते हैं मॉनेटरी, तो हम्म। हम उसे अपना अधिकार मान लेते हैं जी। कि ये चूंकि हमने ये पेमेंट किया है, इसलिए ये सर्विस हमें मिली है, तो हमें और थैंक यू कहने की क्या जरूरत है। हमने तो पेमेंट कर ही दिया, हम्म। हमने तो उसे बिल चुका ही दिया, हम्म। तो अब वो थैंक यू कहने की क्या जरूरत है। लेकिन वास्तव में जो जो डीप अप्रिशिएशन का, जो डीप फीलिंग का, जो ग्रेटफुल फीलिंग का जो महत्व है, वो उसके समय का है, उसके एनर्जी का है। उस व्यक्ति ने जो आपको सर्विस दी है, अपने शरीर का माध्यम लेकर, अपने समय का माध्यम लेकर, अपने मन के स्तर पर जो आपकी सेवा प्रदान की है आपको, आप उसे अपनी डीप फीलिंग से उसका रेसिप्रोकेशन देती है। और जो मॉनेटरी पेमेंट है, वो उसके, जो उसने आपके साथ अपना समय बिताया, उसकी एनर्जी के एक्सचेंज के रूप में हम पैसा देते हैं, हम्म। उसका पेमेंट करते हैं। पेमेंट करना एक देने और लेने की क्रिया का एक एक्सचेंज माध्यम है। जहां पर आप किसी से कुछ रिसीव कर रही हैं, तो उसके इक्विवेलेंट मात्रा में एक एनर्जी एक्सचेंज करने का मीडियम है पेमेंट। जहां पर हम कर्म को के सिद्धांत में आ जाते हैं। यहाँ पर जहां पर एक कर्म हमने किसी से रिसीव किया, तो उसके बोझ को हल्का करने के लिए हम मनी के रूप में एनर्जी देकर उसके उस कर्म के भार से अपने आप को हल्का करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति से जो हमें मदद मिली, उस व्यक्ति से जो हमें सहायता मिली, हमारे जीवन में जो सहूलियत उस व्यक्ति के उस कार्य की वजह से जो हुआ, उसका रेसिप्रोकेशन हृदय के अंतर हृदय से ही होगा। उस भावना का नाम, जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ उस एक्सचेंज को जोड़ेंगे, तो उसका महत्व जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अक्सर लोग पेमेंट देते वक्त, जो अब मैं आपके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आता हूँ, कि जब हम पेमेंट करते हैं कई बार, तो हमारे मन के अंदर में तीन चार लेयर होते हैं अक्सर, कि ये तो मेरे से ज्यादा पैसा इसने ठग लिया या ले लिया। हम्म। आप पैसा देते वक्त कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरे तरीके से पेश भी आता है, या पैसा देते वक्त हम बुरा शब्द कहकर भी कई बार लोग पैसा देते हैं। हम्म। जो पैसा देते वक्त जिस एनर्जी के साथ, जिस भावना के साथ पैसा का देना होता है, वो पैसा उस एनर्जी को लेकर के बाहर निकलता है। और ये यूनिवर्स का सिद्धांत है कि जिस तरह की एनर्जी हम यूनिवर्स में देंगे, उसी तरह की इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड की एनर्जी हमारे पास वापस आएगी। तो पैसा एक ऐसी लिक्विड एनर्जी है, ऐसी शुभ एनर्जी है। उसके हमारे माध्यम से जब वो बाहर निकलती है, वो एनर्जी, उसको जब तक हम पॉजिटिव इनपुट देकर बाहर नहीं निकालेंगे, अगर बैड इनपुट देकर बाहर निकालेंगे, तो उस व्यक्ति के जीवन में बैड इनपुट से भरा हुआ ही रेसिप्रोकेशन वापस लौटेगा। इसलिए पैसे का आना और पैसे का हमारे जीवन से जाना, ये दोनों एक लिक्विड ट्रांजेक्शन है। जब जब हम पैसा रिसीव करें, हम्म। तो उस पैसे को उसी सद्भावना से रिसीव करें कि ये बहुत ही बड़ी कृपा है ईश्वर की, ये पैसा मेरे पास आ रहा है, और उसे पूरी श्रद्धा के साथ, विनय भाव के साथ हम रिसीव करें। और जब हम पेमेंट करें, तब भी उसी श्रद्धा के साथ और अनुभूति के साथ पेमेंट करें। इस जैसा आपने भी कहा, उसी भावना के साथ करें कि मेरे ऊपर ये कृपा हुई कि मैं ये पेमेंट कर पा रहा हूँ और ये पेमेंट देने में मैं सक्षम हूँ। तो अक्सर लोग, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आम जनजीवन में जब कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मान लीजिए किसी महीने 7,000 का बिल आ गया, 10,000 का बिल आ गया, तो हम लोग कमेंट करते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा बिल आ गया, कैसे चुकेगा। ये जो फीलिंग है मन के अंदर में, ये जो अभाव की जो फीलिंग है, ये जो स्कैर्सिटी फीलिंग है, इसको एक फीलिंग के रूप में हमारा माइंड जब उसको रिसीव करता है, बैड फीलिंग के, स्कैर्सिटी फीलिंग के रूप में, तो हमारे अंदर के बायोलॉजिकल सिस्टम में वो अभाव, वो स्कैर्सिटी बैठ जाती है। लेकिन यदि हम उसे रिप्लेस कर दें, और उसे रिप्लेस करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है ग्रेटिट्यूड।
यदि हम उसको रिप्लेस कर दें, ऐसे कहकर उसके सीन को चेंज कर दें कि ये तो मैं बहुत आभारी हूँ कि बिजली डिपार्टमेंट से मुझे इतनी सेवाएं मिली, और उन सेवाओं के एवज में मैं 6,000 उनको पेमेंट कर रही हूँ, और मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर कि आपने मुझे ये सक्षमता दी, ये क्षमता दी कि मैं इनकी सर्विस का आभार अभिव्यक्त कर रहा हूँ पैसे के पेमेंट के माध्यम से। तो सोच में फर्क लाने का एक टूल है ग्रेटिट्यूड। जब हम अपने जीवन के आम आदान प्रदान में इस टूल को शामिल कर लेंगे, तो ये आम आदान प्रदान, ये जो लेना देना है, ये जो मनी एक्सचेंज है, ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, ये बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा और इसकी रूपरेखा बदल जाएगी। बिल्कुल। तो आपने बहुत ही एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया। तो आगे से मैं मतलब चाहूंगी अपने ऑडियंस से कि वो भी इसी तरह की भावना का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। पैसा देना हो किसी को या लेना हो, दोनों में ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करें। और जब वो उस ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो क्या होगा, उनका माइंडसेट चेंज होगा। माइंडसेट चेंज होगा तो अबंडेंस अपने आप ही अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अगर हम सही बिल्कुल। हैं तो बिल्कुल। बताइएगा। बिल्कुल अनुपमा जी। हाँ। कई बार मैंने ऐसा भी अनुभव किया अनुपमा जी हम्म। कि जैसे हम लोग ऑटो रिक्शा में कई लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे रिक्शा पुलर के साथ रिक्शा में हम लोग कई लोग ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, या फिर कहीं पे सब्जी वाले से हम सब्जी आम जीवन में लोग लेते हैं। वहां पर मोल भाव करना अक्सर आम लोगों की आदत होती है कि 20 रुपए का वो काम है, नहीं नहीं 18 देंगे, नहीं 15 देंगे, या 50 रुपए का हुआ, नहीं हम 48 देंगे, 45 देंगे। ये जो मोल भाव है, जो आपके लिए परिश्रम कर रहा है, वो तो मजबूर है हम्म। आपके द्वारा दिए गए किसी भी रूप में आपसे वो पैसा रिसीव करने के लिए। उसकी मजबूरी है कि उसका काम उस पैसे के बिना नहीं चल रहा है। लेकिन आपके लिए उस समय आपने जो उसके शारीरिक परिश्रम का लाभ लिया, आपने जो उसकी सेवा का लाभ लिया, उसकी वजह से आपके जीवन में कितना आराम हुआ, उस हम्म। बड़े आराम की तुलना में यदि उस पैसे का मूल्यांकन किया जाए तो कम महसूस होगा, हम्म। कम होगा। लेकिन हम उस एनर्जी एक्सचेंज को पहचान नहीं पाते। हम हम्म। अपने लिए कर्म का बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। हम्म। उसी समान दूरी की यात्रा यदि हम टैक्सी से करेंगे तो उसे 150 रुपए देंगे। हम्म। उसी समान दूरी की यात्रा जब हम रिक्शा पुलेट हमें तय कराता है, हम 50 रुपए देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि यात्रा वही दूरी हुई है 2 किलोमीटर की, लेकिन उसके द्वारा जो कर्म हमने रिसीव किया, हम्म। उसके इक्विवेलेंट हमने मनी एक्सचेंज के रूप में एनर्जी एक्सचेंज की है कि नहीं। हम्म। यदि नहीं है तो हमारे ऊपर कर्म का बर्डन बढ़ा है। उस कर्म के बर्डन को यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमसे बैलेंस कराने के लिए वैसी वस्तु स्थिति क्रिएट करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम उसी वक्त उस कर्म के अकाउंट को बैलेंस करते जाएं और अपने लिए कुछ पॉजिटिव कर्म का बैलेंस क्रिएट करें, तो जीवन और सहज होता जाएगा। हम्म। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में इस सारे वार्तालाप से आ रहा है कि बहुत लोगों को लगता है कि अगर उनके पास पैसा है तो उनके उनके पास सुकून भी होगा। या हमें दूर से देख के लगता है कोई बहुत पैसे वाला है तो उसके लाइफ में बहुत सुकून होगा। तो क्या ऐसा होता है कि जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत सुकून होता है, या पैसा कम भी हो तब भी सुकून हो? आदमी का माइंडसेट जो है, ग्रोथ माइंडसेट हो, अबंडेंस माइंडसेट हो, वो ज्यादा सुकून में होता है कि पैसा? तो दोनों में क्या वो है? इसको थोड़ा विस्तार में बताइएगा कि लोग समझ बिल्कुल। सके। नहीं, कई बार उन लोग को लगता है कि पैसा नहीं है उनके पास, अगर पैसा होता तो वो पता नहीं क्या क्या कर देते। तो उनको बिल्कुल। ये समझना है कि पैसा सब चीज नहीं है, पर पैसा के बिना काम भी नहीं चलता है। बिल्कुल। तो, अनुपमा जी, ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, और आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से देखना होगा हम्म। कि खुशी, जो हैप्पीनेस, जो सुकून, जिस पीस जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि हम अपने हृदय में शांति, पीस, हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस की अनुभूति कब करेंगे। इनर हैप्पीनेस की अनुभूति, एक रियल हैप्पीनेस जिसको लोग खोजते हैं, जिसकी वजह से ही सारी दुनिया एक तलाश में, एक हताश परेशान होकर के निकली हुई है। यदि कोई आदमी बड़ा बिजनेस कर रहा है, यदि कोई आदमी बड़ी नौकरी कर रहा है, यदि आदमी कोई कुछ प्रयास कर रहा है, तो अल्टीमेट उसका जो गोल है वो इनर पीस, इनर हैप्पीनेस ही है, जो अंत में उसे सुकून पहुंचा दे, वो खुश हो जाए, वो शांति को प्राप्त कर ले, जिस शांति की वो कल्पना करता है हम्म। अपने हृदय में। जो आम जनजीवन में ये जो तलाश है उस हैप्पीनेस की, ये हम्म। तलाश हम बाहर कर रहे होते हैं। बाहर अच्छे मार्क्स में, बाहर अच्छी नौकरी के रूप में,
बाहर हम अच्छे बिजनेस के रूप में, बाहर बड़े पैसे के रूप में, हम्म, बाहर बड़े वेल्थ के रूप में, बाहर बड़े परिवार के रूप में, हम्म, बाहर बड़ी दुनिया के रूप में, बड़े ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के रूप में, कि शायद हमें ये बड़े बड़े फ्रेंड्स का ग्रुप हो जाए, बड़ी फैमिली हो जाए, बड़ा बिजनेस हो जाए, बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़ा अच्छा रिजल्ट अचीव कर लूं, बड़ा सुंदर करियर हो जाए, तब मुझे वो शांति मिलेगी। हम्म, ये जो तलाश है, ये बाहर की तलाश है। हम्म, लेकिन जो मैंने अपने जीवन से समझा है कि तलाश बाहर नहीं, भीतर करनी होगी। हम्म, उस खुशी का स्थान हम्म, हमारे अंतर में है, हमारे अंदर ही है। हम्म, जब तक हम अपने इनर सेल्फ को अलाइन नहीं करेंगे अपनी आउटर यात्रा के साथ, तब तक वो जो पीस है वो नहीं मिलेगा, वो जो आंतरिक खुशी है वो नहीं मिलेगा। चाहे कितनी भी बड़ी वेल्थ हम इकट्ठा कर लें, चाहे हम्म, कितने भी बड़े पद पे, कितने भी बड़े सक्सेसफुल, बाहर की दुनिया के हिसाब से सक्सेसफुल करियर हो जाए, लेकिन जो एक भीतर खालीपन है वो व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। और उस खालीपन को भरने के प्रयास में उसे होपलेसनेस कहें, डिप्रेशन कहें, एंजाइटी कहें, स्ट्रेस कहें, ये जो तरह तरह के नाम है, ये उसी अंदर के अभाव का ही अलग अलग नाम है। हम्म, जो भीतर का जो खालीपन है हम्म, उसे नाम देकर अलग अलग, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, होपलेसनेस का, खालीपन का, ये जो नाम है, इसका मतलब एक ही है कि भीतर में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। और वो शांति, सुकून, वो हैप्पीनेस वेल्थ से नहीं, करियर से नहीं, वो जब तक व्यक्ति अपने अंदर नहीं जाएगा, अपने इनर सेल्फ से वार्तालाप नहीं करेगा, अपने अंदर की यात्रा तक नहीं उतरेगा, वो प्राप्त नहीं होगा। और वो माध्यम है अंदर तक जाने का, ग्रेटिट्यूड। हम्म, जो ग्रेटिट्यूड का जो टूल है, ये टूल ऐसा पावरफुल टूल है जो ब्रेन के पूरे मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। ये सिर्फ एक बार दिन भर में थैंक यू कहकर निकल जाने का माध्यम नहीं है। ये दिन भर, हर सांस में उस ग्रेटिट्यूड फीलिंग को जब हम इंस्टॉल कर लेंगे, हम्म, जब हमारे जीवन का वो स्वाभाविक पड़ाव बन जाएगा कि हम हर वक्त उस भाव के मनोभाव में, उस मनोदशा में अपने आप को बनाए रख सकें, यह हम्म, अभ्यास से संभव है। जब हम ऐसी मनोदशा में अपने आप को हर वक्त बना के रख पाएंगे, तो वो जो भीतर की खुशी का जो छुपा हुआ खजाना है, वो हम्म, खुलकर हमारे जीवन में दिखने लगेगा। और तब ये जो वेल्थ है, ये जो मनी है, ये जो करियर है, उसे सच्ची खुशी लाने में और मदद करेगा। उसके जीवन को, जो 7 स्टार लाइफ की जो परिकल्पना है अनुपमा जी, वो इसीलिए है कि हर एस्पेक्ट को बैलेंस रखते हुए जब व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ता है, खुशियों को समाहित करते हुए, वही वास्तव में सच्चा, सुखी, परिपूर्ण जीवन है। बिल्कुल। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें बहुत बड़ी बड़ी खुशियों को नहीं दौड़ना चाहिए उनके लिए। हमें छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करना चाहिए। और वो छोटी बिल्कुल, छोटी खुशियां जो है वो मिलके अंदर की यात्रा शुरू होती है तब। और तब हम पहुंच पाते हैं उस परमानंद पे, उस ब्लिस में पहुंच पाते हैं, उस बिल्कुल, पीस ऑफ माइंड में पहुंच पाते हैं। जब हम छोटी छोटी फूल को देख के भी खुश होते हैं, चिड़िया को भी देख के खुश होते हैं। क्योंकि ये क्रिएशन, अगर आप खाली दौड़ते रहेंगे बाहर, तो ईश्वर के क्रिएशन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है कि उन्होंने कितनी सुंदर चीजें बनाई हैं, या एकदम, जो कुछ हो रहा है प्रकृति में वो उसकी कृपा से हो रहा है। ईश्वर बिल्कुल, की कृपा से हो रहा है। तो बिल्कुल, उन पे बिल्कुल, जब हमारा ध्यान जाने लगता है तो हम हर सांस में कृतज्ञ रहने लगते हैं। और जब हर सांस के संग हम कृतज्ञ होते हैं, तभी मतलब वो सच्चा ग्रैटिट्यूड है, सच्चा आभार है ईश्वर के प्रति। बिल्कुल, बिल्कुल अनुपमा जी। और जैसा आपने कहा कि जब हम हर क्षण के लिए, हम्म, हर इवेंट के लिए ग्रेटफुल होना चालू करते हैं, तो वास्तव में हम छोटी छोटी खुशियों का जब बड़ा एक बास्केट बना लेते हैं, हम्म, और ग्रैटिट्यूड इसमें मदद करता है। हम्म, छोटी खुशियों को अपने जीवन में अनुभव करने का नाम ही है ग्रैटिट्यूड। हम्म, ग्रैटिट्यूड एक ऐसा माध्यम है, जब सांस आ रही है, ये भी ईश्वर का ही प्रसाद है कि हमारी इस वक्त हम जो आपस में बात कर पा रहे हैं इस जूम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये बड़ा आभार है इस जूम प्लेटफॉर्म का। ये जो इंटरनेट है, जिसके माध्यम से हम इतनी दूर बैठे हैं लेकिन एक जुड़े हुए हैं, और अपने साथियों के साथ, दर्शकों के साथ बात कर रहे हैं जो अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो ये इंटरनेट की महिमा है। और हमें इंटरनेट का आभारी होना चाहिए कि ऐसी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। और जब ये हमारा स्वभाव बन जाएगा कि हमारे पास जो है उसे हम देखना प्रारंभ करेंगे, जो हमारे पास वर्तमान में है उसको हम अप्रिशिएट करना प्रारंभ करेंगे,
जो हमारे जीवन में अभी मौजूद है, जब हम उसको अनुभव करते हुए उसके प्रति आभार अभिव्यक्त करना चालू करेंगे, तो ये खुशियों का समावेश होना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हमारा नजरिया जो नहीं है उससे हटकर जो है उस पे बनने लगेगा, और यही ग्रेटिट्यूड सिखाता है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बताया है हमारे दर्शकों को। अब एक चीज मैं और जानना चाहूंगी आपसे कि लोग कहते हैं अगर आपको वेल्दी बनना है, अगर आप अबंडेंस चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आप अपने माइंडसेट को बदलिए। माइंडसेट दो तरह के बताते हैं, स्कैरेसिटी माइंडसेट है, अबंडेंस माइंडसेट है। तो एक्चुअली इसको अंतर को कैसे समझे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जल्दी नहीं समझ पाता, उसे अपना माइंडसेट, अपना थॉट प्रोसेस, अपना बिलीफ सिस्टम सही लगता है। तो वो कैसे समझे कि उनका माइंडसेट स्कैरेसिटी माइंडसेट है, और इसको उनको कैसे बदलना है। और एकदम से तो नहीं बदल जाएगा, उसको धीरे धीरे कैसे बदलना है। और जब उनका माइंडसेट अबंडेंस माइंडसेट होगा, तभी वो अट्रैक्ट कर पाएंगे एक्चुअल वेल्थ को। तो इसका बिल्कुल। अंतर आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि वो इसको समझ सके कि उनका माइंडसेट कैसा है। बिल्कुल। तो अनुपमा जी, होता क्या है कि जो स्कैरसिटी माइंडसेट मतलब अभाव की मानसिकता, अभाव की मानसिकता मतलब जब हम कंपेयर करते हैं, जब हमारा आउटलुक, हमारी मनोदशा ऐसी होती है कि हम बाहर के दुनिया में जो हमारे और लोग हैं, जिन सगे संबंधी, साथी, दोस्त, जो हमारे कलीग, उनसे जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं और उनके जीवन की शैली से अपने जीवन की शैली में जो अगर कोई दुराव या कोई दूरी है, जो सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा उनके जीवन में है और उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, तो व्यक्ति अपने आप को जब कंपेयर करता है, तो वहां पर नहीं होने की जो सोच है कि ये गाड़ी उसके पास नहीं है, ये इस तरह का मकान उसके पास नहीं है, या इस तरह के कपड़े उसके पास नहीं है, या इस तरह की नौकरी उसके पास नहीं है, या इस तरह का परिवार उसके पास नहीं है, या इस तरह का सुंदर घर उसके पास नहीं है, या वो इंटरनेशनल हॉलीडे पे नहीं जा पा रहा है, या वो इस तरह के फर्नीचर को परचेज नहीं कर पा रहा है। ये जो नहीं कर पाने की जो आउटलुक है, ये जो नजरिया है, ये वस्तुतः इसी यही कारण है कि हम अभाव की मानसिकता से वो व्यक्ति ग्रस्त होना चालू हो जाता है। ये स्कैर्सिटी माइंडसेट क्रिएट होती है कब? जब कंपैरिजन को वो व्यक्ति जीवन में प्रथम स्थान, प्राथमिकता दे देता है। लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि व्यक्ति को अपने नजरिए को थोड़ा सा बदल कर देखना होगा। जो अभी हमारी उम्र है, अभी तक का जो हमारा जीवन बीता है, चाहे 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, जिस एज पड़ाव में भी है उम्र के, अभी तक का जो पड़ाव बीता है, वो बिना पैसे के तो बीता नहीं है। अभी तक जो भोजन हमारे शरीर में गया है, वो बिना पैसे के तो गया नहीं है। अभी तक जो हमने कपड़े पहनकर अपना जीवन बिताया है, वो बिना पैसे के तो हुआ नहीं है। होना ये चाहिए और प्रारंभ ये करना चाहिए कि अभी तक का जो जीवन जिस स्थिति में भी बीता है, वो कहीं ना कहीं पैसे के सहयोग की वजह से ही बीता है। भले हमारे देखने में वो छूट हो गई हो, चूक हो गई हो, हमें जो अ, भोजन मिला उसके लिए किसी न किसी के माध्यम से, परिवार के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पेमेंट हुआ है, उसका मूल्य चुकाया गया है, तो ये हमारी सामर्थ्य थी तभी हुआ है। हमें जो कपड़े हमने पहने, खरीदे, या किसी ने गिफ्ट किए, इसी तरह का जो गिफ्ट आता है हमारे जीवन में, वो भी पैसे का ही रिसीविंग है। वो भी हमारे जीवन में प्रचुरता लाता है किसी न किसी तरीके से। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो देखने का नजरिया है, ये हमें बदलना होगा। ये इस तरह से बदलेगा कि जो अभी हमारे जीवन में है, उससे हम एक कृपा के रूप में, एक ग्रेस के रूप में, एक आभार, एक आशीर्वाद के रूप में जब हम लेने लग जाएंगे और उससे पहचानने लग जाएंगे कि मेरे पास ये जो अभी चश्मा है, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। भले ही ये 500 रुपए का हो, लेकिन इसकी वजह से मेरे देखने के विजन में बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। ये मेरे पास जो है, इसको मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको रिसीव कर रहा हूँ और इसके प्रति आभारी व्यक्त हो रहा हूँ। जब ये मानसिकता अभ्यास में आ जाएगी, तब हमारा नजरिया स्कैर्सिटी से एबंडेंस की तरफ मुड़ने लगेगा। और ये जो ब्रेन है, जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो स्कूलिंग है, हमारी जो शिक्षा की यात्रा हुई है, वस्तुतः हमें कंप्लेन के, कंपैरिजन के माइंडसेट से ही सजाया गया है। ये हमारा दोस्त नहीं है, हम्म। ये हमारे माइंडसेट का इंक्लिनेशन है। हमारे सोच का इंक्लिनेशन हमेशा कंपैरिजन की तरफ ही रहता है। हम्म। हमें ट्रेन करना होगा अपने दिमाग को कि वो अपने जीवन में जो है उसे देखना चालू करे और उसे अप्रिशिएट करते हुए उसके प्रति आभारी होना चालू हो। हम्म। जब ये अभ्यास में आ जाएगा कि जो कुछ भी है उसके लिए हम
आभारी होना, ग्रेटफुल होना, ईश्वर के आशीर्वाद को महसूस करना और उसके लिए ग्रेटफुल होना चालू कर दें, तो वो स्कैरसिटी से एबंडेंस में शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही एबंडेंस माइंडसेट तैयार होने लग जाएगा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी, हमारे हर सेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाएगी, उसके वाइब्रेशन की रूपरेखा बदल जाएगी। और जब हमारे वाइब्रेशन की रूपरेखा, फ्रीक्वेंसी बदलेगी, हम यूनिवर्स के साथ ये बात करने लग जाएंगे कि मेरे पास बहुत है, मैं और भी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। तब वो जो यूनिवर्स है हमें और देने के लिए इच्छुक होने लग जाएगा कि इसके पास है और ये रिसीव करने के लिए तैयार है, और जो मैं इसे दे रहा हूँ वो उसके लिए ग्रेटफुल है। हम्म, आप आम जीवन में देखें, यदि किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपए दिए, हम्म, वो व्यक्ति आपके 100 रुपए को लेकर आपके प्रति आभारी नहीं हुआ, तो आपका दोबारा 100 रुपए देने का मन थोड़ा कम हो जाएगा। हम्म, लेकिन वही व्यक्ति उस 100 रुपए को रिसीव करके आपके प्रति बहुत उद्गार के साथ आपके प्रति अपना व्यवहार बनाता है, तो अगली बार आप उसे बड़ी इच्छा के साथ दूसरा 100 रुपया क्यों, 500 रुपये भी आप देना चाहेंगे। ये तो एक स्वभाव है। जब आप उस तरह की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को देंगे कि मैं आपके दिए गए आशीर्वाद के लिए बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, और मैं और भी रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, तो यूनिवर्स अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी झोली को खुशियों से भर देगा। हम्म। और हमारे जीवन में जो प्रचुरता है, जो एबंडेंस है, जिसे हम भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं के रूप में देखते हैं, उसका प्रचुरता का परिमाण बढ़ने लगेगा और बहुत ही नेचुरल होगा। करके देखने की जरूरत है अपने जीवन में इस अभ्यास को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं मतलब आपसे पूछना चाहूंगी कि ज्यादातर लोगों के घरों में क्या होता है, अगर बच्चों ने पैसे मांगे तो लोग बोलते हैं नहीं है, क्या पेड़ों पे थोड़ी उगते हैं पैसे, बिल्कुल, या ये बोला कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, और बिल्कुल, ज्यादा के बारे में मत सोचो, ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा बहुत बड़े सपने मत देखो, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो उनका एक प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, तो वही बिलीफ सिस्टम के संग वो आगे बढ़ता है, और जैसा उसने स्कैरेसिटी माइंडसेट देखा है वही उसने अडॉप्ट किया है, वही अपने अंदर लिया है, और वही वो आगे कर रहा होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये चीजें ऐसी हैं कि लोगों को कैसे समझ में आए कि अब उन्हें अपने आप को चेंज करना है, और अगर वो बिल्कुल, चेंज नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे वो लाख बाहर कितना भी दौड़ लें, कितने बड़े बड़े एग्जाम पास कर लें, कितनी बड़ी नौकरी कर लें, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं चेंज होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऐसा देखती आई हूँ कि लोग बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, कहा जाता है बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन वो होटल में जाके चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे, या रिक्शे वाले को जैसा आप कह रहे हैं मतलब गुस्सा करेंगे उनके ऊपर कि तुम लूट रहे हो और ये है वो है। तो इस तरह की चीजें कैसे चेंज की जाएं, लोग कैसे समझें कि ये सब कुछ जो स्कैरेसिटी माइंडसेट है उसकी वजह से दुख और तकलीफें और सब है, तो उनको कैसे इसको चेंज करना है, कैसे मतलब अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, या अपने बच्चों को आगे क्या पास ऑन करना है। क्योंकि आप अभी तक बिल्कुल, क्या करते आ रहे हैं, जो कुछ पहले से आपको मिलता आ रहा है वही आपने आगे पास ऑन कर दिया। तो अगर आप अवेयर होंगे तो आप वो चीज अपने बच्चों को पास ऑन नहीं करेंगे, फिर आप बिल्कुल, बिल्कुल, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, बदलाव शुरू होगा, और वहां से आपका फॉर्मूला काम करना शुरू करेगा, राइट। बिल्कुल। तो तो वो चीज जरा। अनुपमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारी जो मतलब परवरिश है, हम्म, जो आम भारतीय जीवन में या कहें आम जीवन में विदेशों में भी हम्म, जो परवरिश है, जो स्कूलिंग है, वो मनी को लेकर के एक अलग तरह की स्कूलिंग होती है, जहाँ पर पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये एक मनी को एविल के दृष्टिकोण से, पाप का कारण के दृष्टिकोण से मनी की एनर्जी को देखा जाता है। लेकिन वास्तव में मनी एक ऐसी शुभ एनर्जी है, और मनी एक ऐसी फ्लूइड एनर्जी है जिसे अपने बच्चे के रूप में प्यार करने की हमें जरूरत है, उसे सत्कार करने की जरूरत है। भारतीय जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें मणि को लक्ष्मी के रूप में जो अवधारणा की गई है, उसका कारण ही यही है कि ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही कहें कि शुभ एक एनर्जी है, जिसमें सृजन की क्षमता है, जिसमें पूरे संसार को सुख देने की क्षमता है, जिसमें वैभव को जीवन में लाकर उपस्थित करने की क्षमता है। तो इस तरह की एनर्जी को जब तक हम सत्कार के साथ, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ नहीं देखेंगे, तब तक वो हमारी माइंडसेट में, हमारे
विचारों में वो संतुलन नहीं आएगा। और वही काम है इनर ब्लॉकेज को, मनी ब्लॉकेज को दूर करने का प्रयास करने की, यहीं पर जरूरत होती है। इसी तरह के इमोशनल बैगेज को, जो हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग है हमारी ब्रेन की, हमारे अंदर जो मनी बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया गया है, हो गया है, किया गया वर्ड गलत होगा, हो गया है, तो वो जो हो गया है उसे बदलने की क्षमता हमारे पास है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी बताती है। साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बताता है साइंस कि यदि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें, अपने ब्रेन के न्यूरॉन को रोज एक रूटीन में डालें, तो उसके अंदर का जो न्यूरोनल पाथवे है वो बदल जाएगा। एफर्मेशन से, अपने सोच से, अपने थॉट प्रोसेस से हम अपने ब्रेन के अंदर में नए न्यूरोनल पाथवे क्रिएट कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी में वो क्षमता है ब्रेन के अंदर बदलाव लाने की। जो पास्ट प्रोग्रामिंग है, जो इमोशनल बैगेज है, जो मनी ब्लॉकेजेज हैं, उसे हम चाहकर, इच्छा के साथ, स्वेच्छा के साथ, अपने सेल्फ रूटीन के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ बदल सकते हैं। और जब हम वो बदलने में सक्षम हो जाएंगे अपने मनी बिलीफ सिस्टम को, तो जो बाहर की एबंडेंस है उसे प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसे बदलने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। जी। तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना है वो शेयर करना चाहता हूँ कि व्यक्ति रोज सोते वक्त उस प्रार्थना को दोहरा ले पूरे हृदय के भाव के साथ। तो ये जो मनी प्रोग्रामिंग है हमारे ब्रेन की, वो बदल कर पॉजिटिव और एबंडेंट प्रोग्रामिंग में बदल जाएगी। आप कहे तो मैं वो कविता, बिल्कुल वो जो बिल्कुल। प्रार्थना है बिल्कुल वो आपका आभार है कि आप ये प्रार्थना हमारे ऑडियंस को बताना बिल्कुल चाहते हैं। और वो अगर इसका को इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, बिल्कुल तो उनकी लाइफ भी बदलेगी। वो बिल्कुल उनकी बिल्कुल लाइफ अबंडेंट लाइफ होगी। तो जरूर बिल्कुल बताइए। अनुपमा जी, प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वो जीवन के हर स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकती है। हम्म। और चूंकि हम मनी को एक लक्ष्मी के स्वरूप में, एक पॉजिटिव एनर्जी के स्वरूप में देखते हैं, तो इसके लिए जो मैं प्रार्थना अभी आपके साथ शेयर करता हूँ अपने दर्शक साथियों के साथ, यदि वो हर रात इस प्रार्थना को दोहराएं, अपने हृदय में उसका अनुभव करें, तो जीवन में बड़ा परिवर्तन बहुत ही कम दिनों में देखने को मिलेगा। तो प्रार्थना क्या है? डियर मनी, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे डर गया था, क्योंकि पास्ट जो हमारी स्कूलिंग होती है, सोसाइटी है, तरह तरह के लक्षण है। मैं मानता हूं कि मैं तुमसे डर गया था। शायद मैंने तुम्हें समझा नहीं, गलत माना, या अपने दुखों का जिम्मेदार तुम्हें बताया। लेकिन आज मैं तुम्हारा आभार मानता हूं। तुमने मुझे सिखाया, समझाया और मजबूत बनाया। आज से मैं तुम्हें खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। ये मतलब प्रार्थना सब इसमें सब कुछ है। कहना बिल्कुल चाहिए कि आपने ग्रैटिट्यूड भी है, संग में अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये बहुत ही हमारे सभी दर्शक इस प्रार्थना को याद रखें और रोज रात में कह के सोएं, तो उन्हें नींद भी अच्छी आएगी, उनका अगला दिन भी अच्छा होगा। क्योंकि जो बिल्कुल बिल्कुल प्रार्थनाएं हम करके सोते हैं, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, हर किसी के। बिल्कुल तो सबकॉन्शियस माइंड तो बड़ा है, कॉन्शियस माइंड छोटा है। तो जब सबकॉन्शियस लेवल पे चीजें चली जाती हैं, तो वो ज्यादा वर्क करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी कही हुई ये प्रार्थना अगर वो करेंगे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड पे ये काम होगा, और वो फिर अबंडेंट लाइफ अपनी लिए डिजाइन कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम से अनुपम कोई जी, फ्लिप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन प्रार्थना की और अगले दिन से चेंज हो गया। इसको बिल्कुल अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा। और हो सकता है एक आध बार वो भूलेंगे भी, लेकिन अगर वो कॉन्शियसली, वैसे ही होता है ना, जैसे घोड़ा को हम चलाते हैं, जो लोग भी चलाते हैं, हमें तो नहीं आता चलाना, तो वो क्या करते हैं, घोड़ा अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको सही डायरेक्शन में लगाम खींच के लाते हैं। तो वैसे ही हमें अपने मन की लगाम को पकड़ना होगा, और उसको हमेशा सही डायरेक्शन में ऐसे हम चलाएंगे, तो हम निश्चय ही एक दिन जरूर अबंडेंट माइंडसेट को अचीव कर लेंगे, बिल्कुल राइट। बिल्कुल अनुपमा जी। हाँ। और होता क्या है कि जो हमारा अभी तक का जीवन है, हम्म। उसमें लोग अपने नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट पैटर्न को इतनी बार चौबीसों घंटे रिपीट करते रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पूरा दिन 24 घंटे उस नेगेटिव सोच में स्कैसिटी सोच में ही बीत गया। हम्म। और फिर वो एक बार कोई एक लाइन कहकर वो व्यक्ति
सोचेगा कि उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। हम्म 24 घंटे जिस मनोभाव में बीते, हम्म उसकी तुलना में हमें 24 घंटे पॉजिटिव मनोभाव में बिताने होंगे, तब परिवर्तन आएगा। हम्म तब परिवर्तन की अपेक्षा करनी चाहिए। हम्म कोई एक रात, एक बार की गई प्रार्थना से 50 वर्षों के जीवन का जो नेगेटिव थॉट पैटर्न का जो जमावड़ा है, हम्म उसको साफ करने की परिकल्पना यदि कोई हम्म व्यक्ति करता है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। हम्म उसे प्रयास करना होगा, भाई कम से कम 1 महीने तो करो, हम्म जिससे 50 वर्षों का जो ये कचरा जो व्यक्ति के जीवन में जम गया है मानसिक के अंतर स्तर पर, उसे निकालने के लिए कम से कम अपने मस्तिष्क के उपजाऊ जमीन को 21 दिनों का तो समय दो। हाँ तो ये प्रार्थना वो व्यक्ति यदि 21 दिनों तक लगातार हर दिन करे, अपने आप को ग्रेटिट्यूड की भावना में रखे, उस परमात्मा के, उस ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से रखे, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना, एबंडेंस को आकर्षित करना संभव है, और होता ही है, होकर ही रहेगा, क्योंकि यही सिद्धांत है। बिल्कुल। तो इस तरह से जाए तो मनी ब्लॉक्स को दूर करने में ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल बिल्कुल। है ना। तो बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड में रहना, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमेशा हर सांस के संग आभार व्यक्त करना। क्योंकि वही है ना, जब हम ऐसे कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तो एक छोटी सी जो कहानी है कि लोग कहते हैं मेरे पास चप्पल नहीं है, मुझे तकलीफ हो रही है चलने में। जरा उनके बारे में सोचिए जिनके पास पैर ही नहीं है। तो बिल्कुल। तब आपको आभार आएगा अपने प्रति कि मेरे पास पैर तो हैं, हम चल तो पा रहे हैं। तो हमेशा ऐसे नहीं सोच के चलना है कि आगे क्या है, लोगों के पास क्या है, हमारे पास जो है। तो मैंने आपसे यही जाना कि हर चीज के लिए मैं आभार एक में रहना। छोटी सी बात कहता हूँ अनुपमा जी, एक छोटी सी बात कहता हूँ। कोई व्यक्ति अब यदि वो स्कैर्सिटी माइंडसेट में है, हम्म उसके उसे यदि कहा जाए हम्म कि आपके पास अभी जो कुछ भी उपलब्ध है उसे एक बार आप हटा दें, हम्म और फिर अपने जीवन की कल्पना करें, हम्म तो जो उनके पास है वो उन्हें बहुत कुछ लगने लगेगा। हम्म जो है, यदि हम्म, वो नहीं रहे तो उनका जीवन कैसा हो कैसा जाएगा। होगा। बिल्कुल उस चीज की अनुभूति एक बार कर ले, और फिर जो है उसका महत्व उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। और जिस दिन ये भाव मन में आ जाए कि मेरे पास वाकई बहुत कुछ है, तो हम्म, यहीं से माइंडसेट शिफ्ट होना प्रारंभ होगा। और जैसे ही माइंडसेट एबंडेंस को अनुभव करने लगेगा, तो और जो जीवन की सुविधाएं हैं, जीवन का जो आशीर्वाद है, ईश्वर जो आशीर्वाद के रूप में प्रसाद को लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा है, वो देने के लिए, वो रिसीव करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और बिल्कुल। वो व्यक्ति के जीवन में प्रचुरता का प्रवेश द्वार खुल जाएगा। उसे खोलना नहीं पड़ेगा, वो खुल जाएगा, हाँ ऑटोमेटिक होगा। हाँ और ये बहुत ही सहज होता है। जिस तरह से हम नेगेटिव सोच कर करके, जिस तरह से हम कंप्लेन कर करके, जिस तरह से हम अपने आप को ईर्ष्या में, जलन में, ये जो लो ग्रेड की फ्रीक्वेंसी है, इसमें हर वक्त 24 घंटे अपने आप को बनाए रखते हैं, वहां से निकल कर यदि हम अप्रिशिएशन में, ग्रेटफुलनेस में, ग्रेटिट्यूड के पॉजिटिव जो ऊंचे स्तर की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें रखना प्रारंभ कर देंगे, और इसमें ग्रेटिट्यूड बहुत मदद करता है। साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने पूरे थॉट पैटर्न को दिन भर चेंज करके रख सकता है। और जब ऐसे लगातार 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, साल भर जब ऐसा जीवन बदल जाएगा, तो जीवन की यात्रा का रूप अलग ही होगा। उसका वर्णन हम और आप बैठकर शब्दों में नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपने हमें एक रिचुअल तो बताया कि सोने से पहले हमें ये प्रार्थना करनी है। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर सांस के संग हमें आभार व्यक्त करना है, बिल्कुल। ग्रेटफुल रहना है। तो कुछ एक दो रिचुअल आप और बताएंगे क्या, जिसको लोग बिल्कुल। फॉलो करें, ताकि वो दिन भर जो है ग्रैटिट्यूड में रहें। मैंने, हालांकि मैं 3 रिचुअल आपके साथ शेयर करता हूँ, जो व्यक्ति को पैसे से संबंधित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वो करनी चाहिए। पहली जो बात, कि जब हम सुबह उठें, सुबह उठने के बाद अपना एक जर्नल बना लें, हम्म, एक कॉपी, एक डायरी। उसमें सिर्फ 3 चीजें ऐसी लिखें जिसके लिए वह व्यक्ति वास्तव में अपने आप को खुश नसीब मानता है। उदाहरण के लिए, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, इसके लिए ईश्वर मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मैं तुम्हारी इस कृपा का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक सेंटेंस का फ्रेम है, ग्रेटिट्यूड एफर्मेशन का फ्रेम है। अंत में 3 बार धन्यवाद लिखना है। और
क्यों आभारी है, वो क्यों को लिखना है। ईश्वर, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुमने मुझे पहनने के लिए ये शर्ट दी। हम्म, इस शर्ट की वजह से मैं अपने आप को बेहतर इस दुनिया में दिखा पा रहा हूँ। हम्म, आपका बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये इस तरह 3 ग्रेटिट्यूड हर सुबह उठते ही लिखने हैं। कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भाई साहब मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि क्या है। जरूरी ये है कि आप पेन लें, डायरी लें, लिखने बैठें इस इंटेंशन के साथ कि मुझे सिर्फ 3 चीजें ही लिखनी है जो ईश्वर ने मुझे दी है, और उसका आभार अभिव्यक्त करना है। आप देखेंगे कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 365 दिन नहीं, सालों साल तक व्यक्ति लिखता रह जाएगा, लेकिन ईश्वर का वो जो प्रसाद है उसके प्रति हम पूरी तरह बिल्कुल आभारी नहीं हो बिल्कुल सकेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम सोच नहीं पाते हैं कि हमें क्या क्या मिला हुआ क्या मिला हुआ है है। ना। तो पहला तो ये। इसीलिए। दूसरा, दिन भर में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुपमा जी, कि दिन भर में चाहे 10 रुपया ही किसी को दें, चाहे 100 रुपया दें या 1000 रुपया दें, जब भी किसी को कोई पैसा दें तो इस भावना के साथ दें कि ईश्वर ने मुझे दिया इसलिए मैं दे पा रहा हूँ, हम्म, और जिसके पास जा रहा है उसे भी बहुत दे। ये जो ग्रेटफुल फीलिंग है कि मैं मुझे मिला है इसलिए मैं दे पा रहा हूँ, मेरे पास है वो ईश्वर की कृपा है इसलिए मैं दे पा रहा हूँ। मनी, तुम इस अगले सामने वाले के जीवन में भी प्रचुरता लेकर आना। ये जो भाव है देते वक्त, और जब हम मनी रिसीव करें किसी भी फॉर्म में, चाहे वो 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, उस वक्त फिजिकल मनी देने लेने की बात कर रहा हूँ। ऐसे जीवन दिन भर में कई अवसर आएंगे। उस वक्त इच्छा के साथ कॉन्सियसली मन ही मन उस भावना से अपने आप को जोड़ना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक ये बात। ये वही 2 तरह के रिचुअल मैंने बताया, एक सुबह उठते ही करना है और ये दिन भर चलने वाली घटना है। अब रात में सोने से पहले ये जो प्रार्थना मैंने आपके साथ शेयर की थी, या तो वो उस तरह की प्रार्थना व्यक्ति करे, या फिर आज दिन भर मेरे साथ, दिन भर में क्या ऐसा मुझे प्राप्त हुआ है जिसका मूल्य पैसे के रूप में यदि हम आके, तो बड़ा है या छोटा है, जो भी कुछ है, जो भी प्राप्त हुआ है उसके लिए हम आभार लिखें और अभिव्यक्त करें। मान लीजिए कि किसी ने आपको, आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पर वेटर ने आपको लाकर कॉफी दी। हम्म, ये जो वेटर ने आपको कॉफी ला करके दी, ये आपको रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ। भले ही वो उसकी ड्यूटी थी, वो उसका कर्म है, उसने वो कर्म अपने कर्म के हिसाब से निभाया है, लेकिन आपके जीवन में उस वेटर के माध्यम से वो कॉफी पहुंची है। यहाँ पर हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उस वेटर के प्रति अपना आभार अभिव्यक्त करें। हम्म, तो इस तरह करके यदि हम अपने दिन का एक बार पिक्चर की तरह पूरे दिन को दोहराएंगे, और जो अच्छी बात हुई है, ऐसी एक बात से लेकर 3 बात तक यदि हम अपनी डायरी में लिखें, तो हमारी मानसिकता में सोने के पहले हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी में बड़ा चेंज आएगा। हमें गहरी नींद आने लग जाएगी, एक सुकून भरी मानसिकता तैयार होने लग जाएगी। एक जो आंतरिक खुशी जिसकी बात आप कर रहे थे, वो आंतरिक खुशी का भाव मन में हर वक्त बना रहने लगेगा। व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि वो खुश क्यों है, लेकिन अगले दिन उसे मन के अंदर में गुदगुदी खुशहाली का मनोभाव, उछल कूद बनी भी रहेगी। पूरा दिन ऐसे लगेगा जैसे आज वो बहुत ही चहक रहा है या चहक रही है। ऐसा कुछ होने लगेगा यदि ये 3 काम वो व्यक्ति अपने रूटीन में, अपनी आदत में शामिल कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से बताया। और ये कोई इतने बड़े रिचुअल भी नहीं है जिसे नहीं किया जा सके। आपको बिल्कुल, बहुत सारा नहीं लिखना है, सिर्फ 3 लिखना है बिल्कुल। ना। तो 3 जरूरी नहीं है कि वही लिखें। अगले दिन कुछ चेंज और होते याद रहेंगे। आएगा, अगले दिन बिल्कुल, कुछ और याद आएगा, वो लिखेंगे आप। तो ये बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। अच्छी तरह आपने बताया। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पैसे को ठीक से रखते नहीं। अपने पर्स में रखना हो या कहीं रखना हो। मतलब मैं बैंक में काम करती थी तो देखती थी कि बहुत ऐसे मतलब उल्टा सीधा रोल करके, उल्टे सीधे करके लाते हैं। तो क्या इसको भी करने का कोई तरीका है जिससे भी आपके व्यवहार में फर्क पड़ेगा। मतलब बिल्कुल पैसे के अनुपमा प्रति जी। हम आभार व्यक्त कर रहे हैं तो उसको रखना भी तो ठीक से चाहिए, उसको बिल्कुल, संभालना भी बिल्कुल, तो ठीक से बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो उसको संभालने का पैसा जो है, क्योंकि पैसा करेंसी नहीं है, जस्ट नोट नहीं है, वो एनर्जी है। और जब हम उसको ईश्वर का रूप मानते हैं तो उसको रखना भी अच्छे से है। तो आप उनको हमारे ऑडियंस को बताइए कि उनको अपने पैसे को रखना कैसे चाहिए। बिल्कुल अनुपमा जी, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया, और ये मैं बताना भी चाहता था।
हाँ। पूरे सच्चे मन से कहूँ तो इस बारे में मैं बात भी करना चाहता था कि जब हमने पैसे को, एक अर्थ को, एक लक्ष्मी स्वरूपा, एक एनर्जी के रूप में देखा है, और कई बार तो कई लोगों ने ऐसा भी कहा है कि पैसा जो है वो बच्चे के रूप में आप अनुभव करेंगे अपने पैसों को। जब माँ के रूप में, बच्चों के रूप में उस लक्ष्मी स्वरूपा उस मनी को जब हम मान लेते हैं, तो उसके प्रति जो रख रखाव का रवैया है वो भी हमें बहुत उत्तम कोटि का, अच्छी कैटेगरी का बनाना पड़ेगा। हम्म। पैसे को जब हम अपने पास, अपने पर्स में ही रखें भले, तो बहुत ही सहेज कर एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ मिलाकर एक सुंदर तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ, इज्जत के साथ हम अपने पर्स में रखें। अपने घर में भी जहाँ वो स्थान हमारे पैसों को रखने का हो वो बहुत ही साफ सुथरा हो, सजा हुआ हो, ठीक हो। कई लोगों को मैंने देखा है कि पैसे लेते वक्त बहुत ही बेमने से लेते हैं और कुचर के मुचर के वो पॉकेट में या इधर उधर कहीं रख लेते हैं। या उनके घर में कॉइन्स जो 10 रुपए के, 5 रुपए के कॉइन है, वो इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, हम्म। जिनके प्रति वो केयरफुल नहीं होते। या फिर कोई नोट कहीं पड़ा है आड़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ, या कोई नोट कहीं पर अलमारी में पड़ा है, या ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा है, या डेस्क पे पड़ा है, या फिर किसी ऐसे ही कहीं पर कोई टेबल पे पड़ा है, देखा है उसने कि यहाँ रखा हुआ है, उठाया नहीं। दिन भर बीत गया, रात भर बीत गई, सुबह भी नहीं उठाया। ये एनर्जी के प्रति मतलब केयर नहीं है, ऐसी भावना हम फ्रीक्वेंसी वहां पे छोड़ रहे हैं। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी सोच को बदलना होगा पैसे के प्रति। जैसे ही हमें कुछ अटपटा सा लगे कि हमने पैसे के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, पैसे की एनर्जी को ठीक ढंग से सहेजा नहीं, हम्म। पड़े हुए कॉइन को उठाया नहीं, या पड़े हुए उस कुचड़े हुए नोट को ठीक ढंग से सहेजा नहीं, या कहीं रख दिया था, उससे उठाकर अपनी अलमीरा में या पर्स में रखना था, रखा नहीं, तो इस हैबिट को तोड़ना होगा, ब्रेक करना चाहिए, अपनी आदत में सुधार लाना चाहिए। और जब भी पैसा मिले उसे पूरे आभार के साथ रिसीव करें, और यथास्थित जहां उसे रखना है वहां उसे पूरी सजावट के साथ रखें। और जब दे भी तो उसी श्रद्धा के साथ, उसी आभार की भावना के साथ दे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, कॉइन हो, 10 का नोट है या 5 का नोट है या 100 का नोट है, बहुत ही मूड़ा तूड़ा आप जैसे बताया आपने, वो रखते हैं, या रखने की उनकी हैबिट बन गई है। तो इस तरह की हैबिट वाले लोगों के जीवन में वो बताते हैं, यूनिवर्स को वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा केयर नहीं कर रहा हूँ। हम्म। क्योंकि जिसका हम केयर करेंगे उसे बहुत संभाल के रखेंगे, ये नैतिक है, ये स्वाभाविक है। तो जब हम पैसे को बताने लग जाएंगे, उस नोट को, उस एनर्जी को, उस कॉइन को बताने लग जाएंगे कि मैं तुम्हारा केयर करता हूँ या केयर करती हूँ, तो ये सब चीज धीरे धीरे अलाइन होने लगेगी। और जब ये अलाइनमेंट भीतर से होगा, विचारों के स्तर पर होगा, मानसिक स्तर पर होगा, तो आउटर वर्ल्ड में वो अलाइनमेंट पूरे साफ तरीके से दिखने लगेगा। बिल्कुल। एक और चीज मैंने मतलब नोटिस किया है कि कई बार बहुत लेडीज, सभी तो नहीं, बहुत सारी लेडीज चेन खराब है वैसा पर्स लिया हुआ है, या फट सा रहा है ऐसा लिया है, या जेंट्स भी कई बार बड़े पुराने खराब से पर्स लिए रहते हैं, कहीं बाहर निकाला पैसा देने के लिए तो लगता है कितना खराब हो गया है, इनको चेंज करना, मतलब मन में ऐसा आता है। तो आपका विचार जानना चाहूंगी कि इस तरह की चीजों में भी शायद पैसे को नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। अपना पर्स और अपनी चीजें सही रखनी चाहिए। क्योंकि आप अपने बच्चे को, अगर आप उसको बच्चा मानते हो, तो आप उसे अच्छे बिल्कुल कपड़े पहनाते हो, अच्छा देते हो, अच्छा खिलाते हो, चाहते हो अच्छे से अच्छा दिखे हो। तो वैसे ही शायद मतलब मैं जो समझ पाई हूँ अभी तक आपसे वार्तालाप करके, कि उनको उस तरह के पर्स में, उस तरह के चाहे जेंट्स पर्स हो या लेडीज पर्स हो, उस तरह से नहीं रखना चाहिए पैसे को, राइट? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल अनुपमा जी। हम्म। और यदि मेटाफिजिक्स के संबंध के दायरे में बात करेंगे, तो चाहे वो नॉन फिजिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे किसी तरह का भी एक ऑब्जेक्ट हो, हर कुछ एक फ्रीक्वेंसी से ही बना हुआ है। चाहे वो पर्स है, वो भी अगर वो फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक हम्म। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उसकी है। तो जिस तरह के आकार के प्रकार में, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी वाले मटेरियल में हम किसी चीज का एक एडजस्टमेंट बनाना चाहते हैं, जो हाई ग्रेड की मनी फ्रीक्वेंसी है, उसको एक मुड़े तुड़े टूटे फूटे फ्रीक्वेंसी वाले पर्स में या वॉलेट में हम रखेंगे, तो वह मिसमैच होगा। और मिसमैच में चीजें रहती नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। हम्म। चीजों को उस स्थान पे आकर्षित करने के लिए वो अलाइनमेंट होना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में मैचिंग होनी पड़ेगी। हम्म। जिस तरह की फ्रीक्वेंसी को हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बढ़े, उस तरह की फ्रीक्वेंसी के प्रदानों को, अवदानों को हमें बढ़ाना पड़ेगा।
चीजों का पात्र तैयार करना पड़ेगा। जब हम्म। वो फ्रीक्वेंसी के पात्र हमारे जीवन में तैयार होने लग जाएंगे, फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में या मानसिक स्तर पर, तो जब हमारे अंदर वो पात्रता बनने लग जाएगी, तो यूनिवर्स उस पात्र को फुल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए बिल्कुल। अपना आशीर्वाद, अपना तथास्तु देना प्रारंभ कर देगा। तो ये बहुत ही सोची समझी हुई बात है कि हमें अपने व्यवहार में ही अपना विचार के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। अच्छा, एक चीज और, बस ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे हमारी वित्त मंत्री हैं, जब आती हैं तो वो रेड कलर का बैग या कुछ लिया होता है, तो क्या पैसे का कलर से भी कोई संबंध होता है? वहां भी शायद वो क्या हाई एनर्जी का होने के कारण होता है? या घरों में, हमारे घरों में पैसे की थैलियां वगैरह बनाते थे पहले, वो भी अक्सर रेड कलर की होती थी। तो क्या इसका भी कोई संबंध है आपस में? बिल्कुल। मेरा बहुत गहरा अनुभव, सच में मैं इस विषय में बहुत गहरे ढंग से नहीं बता पाऊंगा, हम्म। लेकिन जो एक दृष्टिकोण का नजरिया है कि एनर्जी जो लाल रंग है वो शुभता का प्रतीक है, लक्ष्मी स्वरूपा का प्रतीक है, और हम्म। हम उसे एक श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जब हम एक लाल रंग से किसी चीज को आवरण के अंदर में रखना प्रारंभ करते हैं, तो वहां पर श्रद्धा का भाव, एक डिवोशन का भाव, एक मन के अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वाइब्रेशन का जन्म होता है। और जब वो एनर्जी अपवर्ड, ऊंचे स्तर की उसके साथ मैच करना प्रारंभ करती है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो हमारी एनर्जी जब अपलिफ्ट होना प्रारंभ कर देती है, तो यूनिवर्स उस आशीर्वाद को हम तक ज्यादा रूप में पहुंचाना प्रारंभ कर देता है। तो ये एनर्जी को अपलिफ्ट करने का रंग, शुभता का प्रतीक लाल रंग, हमारे जीवन में शुभता बढ़े, इसको आकर्षित हम अधिक से अधिक कर सकें, ऐसा शायद इस रंग के माध्यम से परिवर्तन मनोभाव में मानसिक स्तर पर होता है। इसलिए ये परिपाटी या परिचालन बनी रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा ना, हमेशा हमारी वित्त बिल्कुल मंत्री आती हैं तो रेड कलर का बैग या रेड कलर के कपड़े में लपेटा हुआ होता है वो चीज। बिल्कुल इसी बिल्कुल। वजह से मैंने सोचा शायद आपसे इसके बारे में पूछे मैं, कि ऐसा शायद इसकी एनर्जी ज्यादा होती होगी, इस वजह से ऐसा होता है। तो आपने काफी कुछ बहुत डिटेल में हमको बताया है। और अभी एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई अपनी लाइफ में पैसा भी चाहता है, पीस भी चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? दोनों बिल्कुल चीज चाहता है, मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए उसको। बिल्कुल। तो यही तो उसको। अनुपमा जी, ये यही तो सेवन स्टार लाइफ की हाँ। परिकल्पना है कि हम्म। हम जीवन में पैसों के दृष्टिकोण से भी प्रचुरता रहे, मानसिक शांति भी रहे, एक फुलफिलमेंट भी रहे, जीवन को सुकून के साथ जी रहे हैं ऐसी अनुभूति भी रहे, हम्म। स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, अपने फैमिली के रिलेशनशिप भी अच्छे रहें, हर हम्म। कुछ अच्छा हो, और हम जीवन को परिपूर्णता के साथ जिए। यही तो परिकल्पना है सेवन स्टार लाइफ की। बिल्कुल। और इसमें ग्रेटिट्यूड एक बहुत की रोल प्ले करता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के माध्यम से, कृतज्ञता के भाव के माध्यम से, हम अपने ब्रेन के स्तर पर, अपने माइंड के स्तर पर, अपने सोच के स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। और जब मानसिक रूप से थॉट, जो हर चीज का बीज है, जब वहीं पर परिवर्तन हो जाएगा, तो उस बीज से जो फल निकलेगा वो भी उतना ही सुंदर और पूर्ण होगा। तो सच्चे, फुलफिलिंग, हैप्पी लाइफ, रिच लाइफ, रिलेशनशिप के माध्यम से हो, फाइनेंस के माध्यम से रूप में हो, या करियर के रूप में हो, या बिजनेस के रूप में हो, हर तरीके से फुलफिलिंग लाइफ और मन के आंतरिक स्तर पर खुशी हो, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को ग्रेटिट्यूड के साथ जोड़ें, अपने जीवन में हर वक्त वो मनोभाव बना के रखें, और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति, उसके चरणों में हर वक्त अपने आप को सरेंडर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो एक जीवन अपने पूरे रूप में, जिस पर्पस से हमें इस पृथ्वी पर भेजा गया था, उसे हम पूरा करने लगेंगे, और हमें जीवन बड़ा सुकून भरा, शांति भरा, खुशियों भरा लगने लगेगा। बिल्कुल। लेकिन एक और प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में कि हमारे वार्तालाप सुनकर कोई भी सोच सकता है आपके पास सब कुछ है इसलिए आप खुश हैं, इसलिए आप ग्रेटिट्यूड में हैं। हम तो बहुत परेशान हैं, मेरे पास पैसा बहुत कम है, हमारे घर में नौकरी नहीं है, हमारे घर में जो है वो, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है या रिलेशन ठीक नहीं है। तो ऐसे में ग्रेटिट्यूड वो किस तरह से अपने जीवन में समाहित करें, लाएं, ताकि उनकी स्थिति बदले, मतलब उनकी ये सोच बदले कि हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हम बदल सकते हैं। नहीं तो लोग कहते ये हैं कि आपको क्या मालूम मुझे कितना कष्ट है, आपको बिल्कुल क्या मालूम कि मुझे कितनी तकलीफ है, कितनी कमी है मेरे घर में पैसे की।
तो सिर्फ प्रार्थना करने से, ग्रैटिट्यूड करने से ये कैसे ठीक हो जाएगा? इस तरह के बिल्कुल प्रश्न बहुत लोग करते हैं। तो इसका मैं आपसे उत्तर जानना चाहूंगी। बिल्कुल अनुपमा जी, ये जो प्रश्न है इसका सीधा अर्थ ये है कि चैलेंजिंग टाइम उस व्यक्ति के जीवन में उसे लग रहा है कि बहुत ही कठिन समय है। हम्म, चाहे पैसे के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, हम्म, रिश्तों की तरफ से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जब चैलेंज चल रहा हो उस वक्त भी ग्रेटिट्यूड के भाव को हम कैसे अपने जीवन में लाएं, ये जो प्रश्न है, अगर हम इसे थोड़ा सा उलट कर देखें कि उस चैलेंज को ईश्वर हमें वस्तुतः तैयार कर रहा होता है, बड़ी तैयारी, बड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए एक तपन में, एक तैयारी में हमें गुजार रहा है। जैसे यदि हमें सोने को और प्योर करना है, उसकी वैल्यू को और बढ़ाना है, तो उसे आग के माध्यम से हमें और गलाना होगा, उसे शोधित करना होगा, उसके अंदर केमिकल डालने होंगे, तब वो खुलकर, छनकर शुद्ध सोना तैयार होता है। तो ये जो तपन है, ये जो गलन है, उस तपन और गलन का नाम ही है चैलेंज। ईश्वर जो काम हमसे करवाना चाहता है, क्योंकि हम ईश्वर के भेजे हुए ऐसे दूत हैं, हर व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य से इस पृथ्वी पर लाया गया है, भेजा गया है। जब तक वो उस कार्य में अपने आप को नहीं झोंकेगा, हम्म, ईश्वर उसके समक्ष चुनौतियों को प्रस्तुत करता रहेगा। और जिस दिन वो व्यक्ति ईश्वर के बताए गए मार्ग से अपने आप को जोड़ लेगा, हम्म, ईश्वर चैलेंज देने के बजाय उसे अपॉर्चुनिटी देना प्रारंभ कर देंगे, हम्म, जिससे साथ वो अपने जीवन को सुखद ढंग से पूरा कर पाएगा, उसे उससे मजा भी आएगा। हम्म, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में चैलेंज है, चाहे पैसों का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रिश्तों का हो, तो उसे ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर उससे तैयार कर रहे हैं चुनौतियों को देकर। उस चुनौतियों के माध्यम से उसके ब्रेन के नर्वस सिस्टम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन के माध्यम से आने वाले जीवन की वो तैयारी करने वाला है, कर रहा है। और आने वाले जीवन को जब वो पहचान लेगा कि मैंने ईश्वर के किस कार्य के उद्देश्य से मैं इस पृथ्वी पर हूँ, उस प्रेशर में, उस तनाव में, उस झंझावात में जब वो गुजरेगा, वो व्यक्ति गुजर रहा होगा, तो उसके ब्रेन के सेल्स ये खोजने का प्रयास करेंगे कि आखिर मेरा उद्देश्य क्या है, हम्म, मुझसे भगवान चाहता क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये जब प्रश्न उसके एंटीना से बाहर निकलेंगे, तब आंसर उसके सामने खुद ईश्वर ही लाकर प्रस्तुत करेगा। और जब वो तैयार होकर ग्रेटिट्यूड के मनोभाव के साथ उसे रिसीव करना चालू करेगा, तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य मालूम पड़ने लगेगा, पता चलने लगेगा। और जब वो उस उद्देश्य के पथ पर आगे बढ़ेगा, तो वो चैलेंज गायब होने लगेंगे स्वाभाविक रूप से। वो दशाएं परिवर्तन होने लग जाएंगे, अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में आने लग जाएंगी, उसके रिश्ते वैसे सुधरने लग जाएंगे, वो व्यक्ति नए जीवन के लिए तैयार होने लग जाएगा, उसके जीवन में एक व्यापक परिवर्तन होगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जरूरी ये है कि अपने आप को उस दशा के लिए भी ईश्वर के समक्ष हम समर्पित हों, और अपने अंदर जो उस वक्त मौजूद है, जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयां हैं, उन सभी के प्रति आभार मानसिकता बनाएं कि हे ईश्वर, तुम्हारे द्वारा ये जो कष्ट मेरे जीवन में दिया जा रहा है, मैं इसके लिए भी बहुत आभारी हूँ, हम्म, क्योंकि इसके माध्यम से मैं कई चीजों को परख पा रहा हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी को जज कर पा रहा हूँ, हम्म, मैं अपने जो मेरे मददगार हैं उनको पहचान पा रहा हूँ, कौन सच्चा बिल्कुल। है, कौन बनावटी है। इन सभी परिस्थितियों को जज करने की ताकत मेरे में आ रही है। ईश्वर, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। हम्म, जब इस तरह की मानसिकता में वो अपने आप को डाल लेगा और ईश्वर के समक्ष समर्पित होकर अपना जीवन के प्रसाद को, उद्देश्य को, अनुभव को देने की प्रार्थना करेगा, तो ईश्वर उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक उसे पहुंचा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे आपने जो अभी मुझे बताया, तो एक प्रश्न और उठा मेरे दिमाग में कि ज्यादातर लोग ठीक है, एक दूसरे से तो कह देते हैं, फ्रेंड से कहते हैं या पत्नी से कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है और तुम क्या समझती हो कि मैं किस 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 तरह मेहनत करता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं और तुम वेस्ट करती हो, इस तरह से बोलते हैं। ये तो चलिए एक बाहरी बात हो गई। ये सेल्फ टॉक एक होती है ना। आप अपने आप से पैसे के बारे में क्या बोलते हैं, अपने आप से अपने बारे में क्या बोलते हैं? तो क्या बिल्कुल इसका भी कोई फर्क पड़ता है? और इसको लोगों को कैसे बदलना चाहिए कि सेल्फ टॉक को वो पॉजिटिव टॉक में बदलें? जैसे बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, मुझे पैसा संभालना नहीं आता, कह दिया। या मैं तो गरीब ही रहूंगा और मेरी जिंदगी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनको कैसे फ्लिप करना चाहिए, कैसे दूसरा दूसरे तरह से बोले? ठीक है, स्थिति वही रहेगी,
स्थिति, अगर आज आपके पास कम पैसा है तो कम ही रहेगा, लेकिन आप बोलें कैसे, सेल्फ टॉक कैसे करें ताकि आपकी नजरिया बदले, और मतलब नजरिया बदलेगा तो नजारे बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो अनुपमा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ। जो हमारा स्वयं से वार्तालाप है, जो सेल्फ हाँ। टॉक है, जो हर समय हमारे मस्तिष्क में चलता ही रहता है। हम्म। हम अपने आप से स्वयं से दिन भर 24 घंटे बात करते हैं। हम्म। जब रात में सो जाते हैं, नींद में भी हमारी बातें हमारे मस्तिष्क में होती रहती हैं। तो ये जो सेल्फ टॉक है, यही बदल कर हो जाता है सेल्फ बिलीफ। और यही जो सेल्फ बिलीफ है, ये एक्शन करवाता है। और वही जो एक्शन है वो फीलिंग देते हैं। और वो जो फीलिंग है वापस से उस थॉट को या उस वार्तालाप को क्रिएट करता है। ये जो साइकिल है, ये साइकिल ही पूरे घटना चक्र को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बात निकल करके आती है कि वो जो थॉट है, वो जो सेल्फ टॉक है, यदि उसे ही बदल दिया जाए तो पूरा चक्र हम बदल सकते हैं। इससे सेल्फ फुलफिलिंग फीडबैक लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप के रूप में नाम दिया गया है साइकोलॉजी में। एक न्यूरो साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव फीडबैक लूप, यानी कि यदि हम उस थॉट को, वो जो मेन एलिमेंट है, जो रूट एलिमेंट है, उस थॉट को बदल दे, पॉजिटिव कर दे कि मेरे पास पैसा संभालने की पूरी क्षमता है, मैं सीख रहा हूँ। मैंने बदल दिया उस सेंटेंस को। या मेरे पास जो है, मैं उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने उस प्रिंसिपल विचार को, थॉट को बदल दिया। तो ये जो थॉट है, जब हम इसे बदलते रहेंगे, एक बार, दो बार, बार बार, 3600 बार, 72 बार, 100 बार, 200 बार, जब ये निरंतर बदलते रहेंगे तो इनका जो बिलीफ सिस्टम के ऊपर में असर है, वो बदलने लगेगा। और जैसे ही बिलीफ सिस्टम बदलना प्रारंभ हो जाएगा, वैसे ही हमारे एक्शन बदलने लग जाएंगे। जब हमें भीतर से ये विश्वास हो जाएगा कि मैं अपने मनी हैंडलिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता हूँ सीख कर, तो मैं सीखने लगूंगा ना। मैं अनुपमा जी के पास जाऊंगा कि मुझे मनी हैंडलिंग सिखाइए, मुझे बताइए कि मैं मनी को कैसे अच्छे ढंग से रखूं। तो जब मैं सीखने लगूंगा, तो उसका जो एक्शन होगा, उसकी जो फीलिंग होगी, बहुत अच्छी होगी। वो मन के अंदर में सुकून, शांति और खुशी रहेगी। फिर वो वापस से उस थॉट को चेन के रिएक्शन के रूप में वापस एक नया थॉट जन्म होगा। और ये साइकिल जब बार बार पॉजिटिव लूप में चलता जाएगा, तो हमारे अंतर स्तर पर, हमारे आंतरिक स्तर पर नए न्यूरॉन पाथवे बनने लगेंगे। पूरा ब्रेन का जो न्यूरल सिस्टम है, वो पुराने से चेंज होकर नया होना चालू हो जाएगा। और नया न्यूरल पाथवे के साथ में जो नया जीवन होगा, नए बिलीफ के साथ, नए इमोशन के साथ, नए एक्शन के साथ, नए थॉट के रूप में, वो बहुत ही चमत्कारिक होगा। और जीवन सुंदर, सुदृढ़, सक्षम, सुकून के साथ, शांति भरा, खुशियों भरा मिलने लगेगा। चलिए, बहुत 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 आपने बहुत ही अच्छे से और बताया है लोगों को कि वो क्या क्या करें, और अगर वो आपकी बातों पर अमल करेंगे तो निश्चय ही उनका जीवन बदलेगा। बिल्कुल स्कैर्सिटी अनुपम। माइंडसेट अबंडेंस माइंडसेट में बदलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो माइंडसेट ही बदलना है। हम्म। तो जब माइंडसेट उनका ठीक होगा, ग्रैटिट्यूड में होंगे, तो उनकी लाइफ बदलेगी। तो इस तरह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम, अबंडेंस और वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, सब सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। और पूरी उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस जो है वो इन चीजों का पालन करेंगे और अपनी लाइफ में बदलाव लाएंगे। और इसके अलावा भी इससे ज्यादा कोई सीखना चाहता है अगर आपसे कि ग्रैटिट्यूड क्या है, तो वो आपकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है, आपसे आपका फॉर्मूला सीख सकता है, ग्रैटिट्यूड अलाइनमेंट फॉर्मूला सीख सकता है। तो ये सारी चीजें उनको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेंगी, और वो लोग उससे सीख पाएंगे। सो बिल्कुल बहुत बहुत अनुपमा जी, धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। आपसे बात करने का यह सौभाग्य मुझे मिला। और आपके माध्यम से मैं लोगों तक उस बात को पहुंचा पाया कि जीवन में बदलाव संभव है, ग्रैटिट्यूड के माध्यम से, ईश्वर की कृपा को अनुभव करते हुए। धन्यवाद अनुपमा जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।